नमस्कार। आज का वीडियो यह खास तौर से हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। अभी हाल फिलहाल आपने पढ़ा होगा अखबार में, समाचारों में रहा है चर्चा का मुद्दा कि भारत के उपराष्ट्रपति ने एक शब्दावली प्रयोग में लाई है सुपर संसद न्यायाधीशों के लिए, और यह कहा है कि भारत में जो न्यायपालिका है वह अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर हस्तक्षेप कर रही है विधायिका के कार्यों में, या राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयकों पर सहमति देने के मुद्दे पर डायरेक्शन दे रही है, दिशा निर्देश दे रही है, और यह एक सुपर संसद की तरह कार्य कर रही है। इसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट ने यह भी कह दिया कि भारत में जो न्यायाधीश हैं वो जवाबदेह नहीं हैं, क्योंकि जो हमारी भूमि का कानून है, जो हमारा विधि का शासन है, वह इस पर लागू नहीं होता। यह जो व्याख्यान था या जो बात कही थी वाइस प्रेसिडेंट ने, ये बड़ा ही गंभीर चर्चा का मुद्दा बना। मैंने हिंदू के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज, आप पढ़ते होंगे, हिंदू के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर जो मैंने एक आलेख लिखा इसमें, उसको लिखने के दो उद्देश्य थे। एक उद्देश्य यह था कि यह एक ऐसा मुद्दा है जो सिविल सेवा की परीक्षा में किसी न किसी रूप में प्रश्न बनकर आ सकता है। तो आपको यह बताना भी था कि प्रश्न क्या हो सकता है इस पर, और हम उसका उत्तर लिखने में किन बातों का ध्यान रखेंगे। और दूसरा उद्देश्य यह था कि यह जो चर्चा का मुद्दा है, क्या हमें भी किसी प्राधिकारी, किसी संस्था की आलोचना करनी चाहिए, या हमें उन बातों पर गौर करना चाहिए जो तथ्यात्मक हैं, जो वस्तुनिष्ठ हैं, जो संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में हैं। तो हमारा उद्देश्य या मेरा उद्देश्य एक लेखक की भांति यह नहीं था कि मैं किसी की आलोचना करूं। मैंने उस आलेख में, आपको अभी डिस्कस करूंगा, मैंने उस आलेख में संवैधानिक प्रावधानों को आधार बनाकर यह बात कहने की कोशिश की है कि विधि का शासन कैसे काम करता है और क्या उसकी स्थिति है भारत में। अंग्रेजी वालों के लिए तो यह समस्या नहीं थी, हिंदी वालों के छात्र, हिंदी माध्यम के छात्रों की तरफ से मुझे यह अनुरोध किया गया था कि इसका एक हिंदी व्याख्यान अवश्य करें। तो भविष्य में भी जब भी मैं लिखूंगा हिंदू में या कहीं पर भी अगर ऐसी कोई बात आएगी तो मैं उसका हिंदी वीडियो आपके लिए अवश्य बनाऊंगा, ताकि आपको उसकी समझ हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप परीक्षा में उससे कैसे कोरिलेट करेंगे, आप अखबार में प्रकाशित चीजों को परीक्षा में कैसे यूज करेंगे, उसकी भी समझ विकसित होगी। तो हम लोग आपके लिए आर्टिकल इसमें मैंने पीडीएफ रखा है, जिसमें हम लोग पॉइंट आउट करेंगे कि आखिर उसमें मुद्दा क्या था। टाइटल दिखा है हाउ द जुडिशरी मेंटेन्स अकाउंटेबिलिटी। इसमें जो पंच लाइन है, ये हिंदू की खासियत होती है कि जो पंच लाइन यह बनाता है उससे बहुत हद तक हमें क्लैरिटी मिल जाती है। ये लिखा है कि ऑल जुडिशियल पावर्स हैव बीन वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जजेस आर बाउंड टू वर्क विद इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट। वंस एनी ऑफ देम गो बियॉन्ड इट, they may be removed on the grounds of proved misbehavior, which would include वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह कह रहा है कि भारत का जो भारत की जो स्थिति है उसमें जितनी भी न्यायिक शक्तियां हैं, समस्त न्यायिक शक्तियां संविधान में निहित हैं, और जितने भी न्यायाधीश हैं उनको उसी संवैधानिक दायरे में, संवैधानिक सीमा में रहकर काम करना है। अगर कोई न्यायाधीश उस सीमा का उल्लंघन करता है तो सरकार उसको साबित कदाचार के आधार पर पद से हटा सकती है, क्योंकि साबित कदाचार के अर्थ में, व्यापक अर्थ में, संविधान का उल्लंघन भी शामिल होगा। यह मूल बात है इस अनुच्छेद की। इसलिए न्यायाधीशों के द्वारा या न्यायपालिका द्वारा जवाबदेही सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है, और यही इस आर्टिकल का शीर्षक है कि हाउ द जुडिशरी मेंटेन्स अकाउंटेबिलिटी। इस पूरे मामले में चार बातें हमारे सामने हैं जिस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है। पहली बात यह है कि उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका के लिए सुपर संसद का शब्दावली का प्रयोग किया है। एक तो बात, एक मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकती है। तो दोनों,
दो बातें तो यहां पर हैं। इसके अलावा हमसे यह भी बात पूछी जा रही है, यहां देखिए, यहां लिखा है सुपर पार्लियामेंट, कि जजेस आर वर्किंग एज सुपर पार्लियामेंट। एक तो शब्दावली है। दूसरा क्या है कि जुडिशरी कैनॉट गिव डायरेक्शंस टू द प्रेसिडेंट, कि क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति को, राज्यपाल को किसी भी मुद्दे पर, खास तौर से विधेयकों पर अनुमति देना, जो अनुच्छेद 111 में है, क्या राष्ट्रपति को दिशा निर्देश दिया जा सकता है? और तीसरा कि क्या वाकई न्यायाधीश अकाउंटेबल हैं या उन पर रूल ऑफ लॉ लागू ही नहीं होता? तो तीसरी बात उन्होंने जो कही वो यह थी, क्या न्यायाधीशों की जवाबदेही की बात आती है, न्यायाधीशों की जवाबदेही। और चौथी बात यहां पर यह है, इन सब से अलग हटकर, कि अनुच्छेद 142 में जो पूर्ण न्याय है वह क्या है, और क्या न्यायालय को ऐसी शक्ति है कि वह ऐसी बात कर सकता है। यही चार मुद्दे हैं इस पूरे प्रकरण में, और यही चार मुद्दों पर यह आलेख है भी। इसमें से कोई भी आपके लिए प्रश्न बन सकता है, मुख्य परीक्षा का या प्रारंभिक परीक्षा का, क्योंकि अभी हम लोग जो बात करेंगे उसमें संविधान के अनुच्छेदों की भी का भी उल्लेख करेंगे, तो वहां से हमारे लिए प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि सुपर संसद जैसा कोई शब्द भारत में प्रचलन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संसद सर्वोच्च संस्था है, और संसद का गठन जनता के स्वतंत्र विचारों से हुआ है, और जनता भारत की संप्रभु है, यह हम जानते हैं। तो संप्रभु जनता के द्वारा या संप्रभु जनता के स्वतंत्र विचारों से जो संसद का गठन हुआ है, उस संसद के ऊपर कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी प्राधिकारी हो ही नहीं सकता। इसलिए यह कहा जाएगा कि सुपर संसद शब्दावली का प्रयोग करना उचित नहीं है, और यह संसद की गरिमा, संसद की मर्यादा और भारत में लोकप्रिय संप्रभुता, जो जनता में निहित संप्रभुता है, उसके सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इसलिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग हम नहीं कर सकते, और न्यायालय भी किसी भी कीमत पर संविधान के दायरे से बाहर नहीं जा सकता, संसद के दायरे से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि संसदीय कानूनों का ही प्रयोग करके न्यायपालिका अपना कोई भी निर्णय देती है। इसलिए यह कहा जाएगा कि सुपर संसद शब्दावली का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है भारत में। दूसरा मुद्दा है कि न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देश दे सकती है या नहीं। तो थोड़ी सी चर्चा हमें करनी होगी कि हम किन अनुच्छेदों की बात करें। राष्ट्रपति का जो प्रावधान है संविधान में वो कहां है, और किन अनुच्छेदों से प्रेरित है, वो उसकी बात है। यहां हमने लिखा है कि जुडिशरी कैनॉट गिव डायरेक्शन टू द प्रेसिडेंट, अ पेरूजल ऑफ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड। The president is the head of the state. It is clear when Article 52 is read with Article 1. अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जब हम अनुच्छेद 52 को अनुच्छेद 1 के साथ पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और 52 में यह लिख रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब कि एक ही राष्ट्रपति संघ का भी होगा और वही राष्ट्रपति राज्यों का भी होगा। तो 52 को अनुच्छेद 1 के साथ पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है। यह उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है संविधान में। उस कारण से उसका इलेक्शन हो रहा है। चूंकि भारत गणराज्य है, तो अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के से प्रावधान है। आपने संविधान में पढ़ा भी होगा कि अनुच्छेद 54 में ये प्रावधान है, और 55 में निर्वाचक मंडल, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसकी चर्चा है। तो यह सिद्ध करता है कि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, और इसका निर्वाचन होने से भारत एक गणराज्य है, यह सिद्ध होता है। तो भारत का जो गणराज्य है उसमें राष्ट्रपति हमारा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष है। इसके साथ साथ चूंकि वह राष्ट्राध्यक्ष है, इसलिए अनुच्छेद 53(1) में वह कार्यपालिका का प्रधान है, अनुच्छेद 53(2) में वह सैन्य प्रधान है, और अनुच्छेद 79 में वह संसद का प्रधान है। तो राष्ट्रपति की चार भूमिकाएं हैं: राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, कार्यपालिका प्रधान के रूप में, सशस्त्र बलों के प्रधान के रूप में, और संसद के प्रधान के रूप में। और इन्हीं आधारों पर वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। अब राष्ट्रपति
का निर्वाचन किसने कराया? तो आम लोगों ने कराया। भले वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, लेकिन अंतिम रूप से उसके निर्वाचक मंडल में जो शामिल हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो राष्ट्रपति भी उसी संसद के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित है, जिस संसद का गठन भारत की संप्रभु जनता ने किया है, और उसी संप्रभु जनता ने संविधान का निर्माण भी किया है। और संविधान के निर्माण के बाद संविधान में यह प्रावधान रखा है न्यायपालिका के लिए कि वह अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयास करती रहे और वही संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करे। इसलिए यदि विधेयकों पर अनुमति देने में अनावश्यक विलंब करता है राष्ट्रपति या राज्यपाल, तो इससे ऐसा माना जा सकता है कि लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इसलिए न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह संविधान के संरक्षक के रूप में वह ऐसा निर्देश दे। इससे राष्ट्रपति के पद की गरिमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की रक्षा होती है। इसलिए ऐसा कहना गलत होगा कि राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दिया जा सकता। तीसरी बात इसमें आ रही है कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें मैंने आलेख में हाईलाइट की है कि समस्त न्यायिक शक्तियां संविधान में निहित है। हम पढ़ते हैं कि विधायी शक्तियां संसद में है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में है, लेकिन न्यायपालिका की शक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं है। न्यायपालिका की शक्तियां संविधान में रखी गई हैं और संविधान निर्माताओं का निश्चित रूप से यह बहुत ही उत्कृष्ट विचार है कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है, जो है, अगर उसकी शक्तियां न्यायपालिका को दे दी जाएंगी तो उसके निरंकुश हो जाने की आशंका होगी। इसलिए उसकी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए उसको निरंकुश होने से बचाने के लिए हमने समस्त न्यायिक शक्तियां संविधान में रखी हैं। तो न्यायाधीश संविधान के दायरे से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकता, अन्यथा सरकार उसको पद से हटाने की प्रक्रिया का आरंभ करा दे सकती है। इस बात को न्यायालय ने स्वयं अपने एक मामले में कहा है, जिसका रेफरेंस यहां लिखा हुआ है। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997। इस मामले में न्यायालय ने बहुत स्पष्ट बात कही है कि ऑल्दो ऑल जुडिशियल पावर्स आर वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज फुल्ली सिक्योर्ड बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। कि हालांकि समस्त न्यायिक शक्तियां संविधान में निहित हैं, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूर्णतः सुरक्षित है, क्योंकि शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत का प्रचलन है भारत में। और अनुच्छेद 50 में स्पष्ट भाषा में लिखा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथकीकरण होगा। अगर न्यायाधीश ने जवाबदेही से काम नहीं किया तो अनुच्छेद 50 का उल्लंघन होगा और शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा, जो बुनियादी ढांचे का भी एक अवयव है। और ऐसी स्थिति में सरकारें निश्चित रूप से न्यायाधीश को पद से हटाने का कार्य कर सकती हैं। अतः यह आरोप लगाना भी गलत होगा कि विधि के शासन के दायरे में न्यायाधीश नहीं आते। न्यायपालिका ने जो भी कार्य किया है वह विधि सम्मत है और संविधान के दायरे में रहकर किया है। अब अंतिम में जो बात इसमें लिखी गई है वह यह है कि अनुच्छेद 142 क्या है। तो इसको हम कहते हैं कि यह उच्चतम न्यायालय की आनुवांशिक शक्ति है, स्वतः उसको प्राप्त हो जाती है। कब? जब संविधान किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर, किसी घटना के लिए अगर कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है और न ही कोई विधि का प्रावधान है और नई बात उभर कर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आनुवांशिक शक्ति प्राप्त होती है उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 142 से, और वह जो न्याय करता है उस न्याय को हम पूर्ण न्याय कहते हैं। तो अब तक हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि यह लिखा गया हो संविधान में या किसी कानून में कि राष्ट्रपति कब तक या राज्यपाल कब तक किसी विधेयक को रोक सकता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ रही है कि समस्याएं बढ़ रही हैं तो अनुच्छेद 142 का प्रयोग करना अनुचित नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 142 इसी उद्देश्य के लिए रखा है संविधान निर्माताओं ने, ताकि संविधान की संरक्षा हो सके और जब जब ऐसी जरूरत पड़े तब तब न्यायपालिका आगे बढ़कर अपना
कार्य कर सके, लेकिन संवैधानिक दायरे में ही न्यायपालिका को कार्य करना है, यह भी स्पष्ट है। इसलिए इस आलेख से आपको यह समझ में आना चाहिए कि ऐसी कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए जो सुपर संसद जैसी हो, और न ही न्यायपालिका के ऊपर हम इस प्रकार से उंगली उठाएं कि वह संविधान के दायरे से बाहर होकर कार्य कर रही है। यही इस आर्टिकल की मूल बात है। आने वाले समय में भी जब भी मैं लिखूंगा आर्टिकल किसी न किसी मुद्दे पर, तब आपके साथ इसी तरह से बात शेयर करूंगा, खास तौर से हिंदी वालों के लिए भी, और उनको यह समझ में आएगा कि हम कैसे इसका प्रश्न के उत्तर में इसको हम कैसे शामिल कर सकते हैं और कैसे इसकी समझ विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद।